नमस्कार बच्चों, स्वागत है गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे और सामान्य विज्ञान में हम तीनों विज्ञानों का अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, यूपी पुलिस के लिए और एसएससी जैसी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें इस महत्वपूर्ण सेशन में विज्ञान के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सामान्य अच्छे से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान क्या है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का यानी जीवों का, सजीवों का अध्ययन करते हैं, इसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं विलियम्स ने किया था। कब किया था? 1801 में। कब किया था? 1 में। बच्चों, जीव और जंतु यानी जीव विज्ञान का जो जनक है किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? समझाया था लेमार्क ने। किसने समझाया था? लेमार्क। याद रखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। भारत में चिकित्सा के जनक कौन थे? चरक। भारत में चिकित्सा के जनक थे चरक, और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोक्रेटस। किसे कहा जाता है? थियोक्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखिए। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। यानी मानव विकास से संबंधित जो इतिहास है, परंपरा है, उससे संबंधित जो विषय है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिस। हिस्टोरिया एनिमेलिस पुस्तक है, जो किसकी पुस्तक है? अरस्तु की पुस्तक है। और बच्चों ये भी याद रखेंगे, अरस्तु कहाँ के निवासी थे? एथेंस यानी ग्रीस के पास। हिस्टोरिया प्लेटोरम। हिस्टोरिया प्लेटोरम पुस्तक किसकी है? थियोक्रेटस की। किसकी है बच्चों? थियोक्रेटस की। आइए जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ये है कैरोलस लिनियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया गया। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। कब? 1853 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था। किसने? 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया? रॉबर्ट एच व्हिटेकर। किसने किया था? रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 में किया था। और समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, चौथा है पादप एवं पांचवा है जंतु। तो ये जो जीव है वो 5 जगत के रूप में, यानी पूरे संसार को 5 जगत के रूप में वर्गीकरण किया गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं कोशिकाएं होती हैं जिसमें, तो हम मोनेरा जगत में शामिल करते हैं। और मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल और
साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, केंद्रक। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये जो कोशिका के जो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है, और जबकि यूकैरियोटिक वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। तो ऐसे जीव जीवाणु नहीं है, शैवाल साइनोबैक्टीरिया केंद्रक नहीं पाया जाता है। और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, इसमें पुरुषता जगत इसमें किए जाते हैं, जो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन है, देखिए, नंबर 1 शैवाल, नंबर 2 कवक और नंबर 3 प्रोटोजोआ, ये इसके सदस्य हैं। और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है बच्चों, केंद्रक। क्या उपस्थित होता है, केंद्रक। अब देखिए जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है जीवाणु? जीवाणु की खोज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की। तो बच्चों, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉफ ने 1683 कब किया था, 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ल्यूवेनहॉफ। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ल्यूवेनहॉफ को। और जीवाणु की खोज किसने की थी, वो भी ल्यूवेनहॉफ ने कब की थी, 1683 में। जीवाणु का नाम दिया, किसने नाम दिया, एहरेनबर्ग ने। जीवाणु नाम दिया है एहरेनबर्ग ने। आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाणु नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, इनका नाम है एहरेनबर्ग, 1829। कोश की संरचना वाला छोटा जीव है जीवाणु। कोश की संरचना वाला छोटा जीव कौन सा है, जीवाणु। जीवाणु की कोश का भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की, इसकी बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। ठीक है, अगला प्रश्न है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु। जो दलहनी फसल होती है, जैसे चना है और मसूर है और दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जो जीवाणु है उसे क्या कहा जाता है, राइजोबियम। क्या कहा जाता है, राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। यानी कि वायुमंडलीय को नाइट्रेट के रूप में कौन परिवर्तित करता है, राइजोबियम। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, ये आपका दूध में पाया है जोसेफ लिस्टर। किसने की थी, जोसेफ लिस्टर ने की थी। और जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था, रॉबर्ट कोच। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, कितने, 70 है। जीवाणु में राइबोसोम जो पाया जाता है 70 है। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। क्या है प्रोटोजोआ, एक कोश की जीव। प्रोटोजोआ जो होता है एक कोश की जीव होता है। और प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, गोल्ड। किसने किया था, गोल्ड किया था। प्रोटोजोआ संघ के जन्म में अमीबा, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम एंड अमीबा और स्टूलिका, ये जो है ये प्रोटोजोआ संघ के जन्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। यूग्लिना कैसा जीव है, ये हरा प्रोटोजोआ है। आइए बात करते हैं विषाणु, वायरस के। संसार का सूक्ष्म जीव होता है विषाणु, ध्यान रखेंगे। संसार का सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, विषाणु होता है। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो परीक्षा में कई बार आता है, रेलवे की परीक्षा में कई बार आता है। तो
तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। कब? 1892 में की थी। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं, किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। साधारणतः सभी विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए, इससे आरएनए से बने होते हैं। और विषाणु का आकार जो होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए विषाणु क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका विज्ञान में प्रवेश करते हैं। कोशिका कैंसर। कोशिका को जीवन का आधार कहा जाता है। कोशिका को जीवन का मूल आधार कहा जाता है या मूलभूत इकाई कहा जाता है। कोशिका की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और जीवित कोशिका की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, मृत कोशिका की, जीवित कोशिका की हम बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका को जो अध्ययन है, सेल का जो अध्ययन है, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। जीव तंत्रियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या? यानी कि सभी जीव कार्यों में जो उनकी संरचना है, शरीर बना हुआ है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और कोशिका दो प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले बताया था। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरी यूकेरियोटिक कोशिका होती है। अब प्रोकैरियोटिक इसके बारे में हमने बताया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाते हैं। ये उनको क्या कहा जाता है? केंद्रक रूप केंद्रिका नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और केंद्रक से हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है ये है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु। क्या जाता है कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका किस जंतु की होती है? तो ध्यान रखेंगे, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है इसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है। इसे न्यूरॉन कहा जाता है। ये तंत्रिका कोशिका होती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की और गिल्यूल सेल की। ये हमारा जो मस्तिष्क में सेरिबेलम पाया जाता है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम गिल्यूल सेल की। ये शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है वो महिला के ओवम में पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है। कोशिका की संरचना के बारे में आइए अध्ययन करते हैं। कोशिका की संरचना, जीवन का आधार जो है वो है जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। और द्रव्य की खोज जो थी वो किसने की थी? जार्डिन ने। किसने की थी? जार्डिन ने की थी। और जीव द्रव्य का नाम क्या था? प्रोटीन। जीव द्रव्य का जो नामकरण है वो पुर्तगाली नामक वैज्ञानिक ने 1839 में किया था। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये कथन का जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है,
ये गठन किसका है? एक्सले का है। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? सूर्य ने दिया था। या कहीं पे सूर्य लिख के आता है, जीव द्रव्य का सिद्धांत सूर्य ने दिया था। पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है? उसका व्यक्ति। जो पादप कोशिका है उसका जो बाहरी आवरण होता है, इस प्रकार की जो कोशिका होती है आपकी, और इसका जो बाहरी हिस्सा है ये दोहरी परत से बना होता है, दोहरी झिल्ली से बना होता है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। और पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन ये मनुष्य के जो कोशिका होती है उसमें नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, बादल विभेदन दोनों में पाई जाती है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? प्लाज्मा से बनी होती है, जिससे हम लिपिड एवं प्रोटीन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी बच्चों? अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम क्या था? ये बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसमें, जीवाणु में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? हम मैट्रिक्स कहते हैं। और उसका का पावर हाउस, इसे क्या कहा जाता है? उसका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसी माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है। उसका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में रहती है। और एटीपी का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। इसी के जैसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हेंस क्रेब्स ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को किससे कहा जाता है? क्रिस्टी को कहा जाता है। ध्यान रखिए। आइए हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे गोल्गी का। गोल्गी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने। और गोल्गी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, यानी कि कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है, यातायात प्रबंधक है, वो किससे कहा जाता है? गोल्गी काय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। गोल्गी काय का खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। क्वेश्चन कॉपी में नोट करके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्गी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टर्नी इकाई। गोल्गी इकाई कहा जाता है। और कोशिका की ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्गी काय को कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, गोल्गी काय हो गया। गोल्गी काय का मुख्य कार्य है क्या है? स्त्रवण। गोल्गी काय का मुख्य कार्य है स्त्रवण। और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसमें होता है? गोल्गी काय द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है गोल्गी काय के द्वारा होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम। ये सारे कोशिका के ही काम चल रहे हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवे ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवे ने 1948 में की थी। और लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है? लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाहर पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना, यानी बाहर पदार्थों का पाचन करना। ये लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली बच्चों किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है।
और कोशिका का एटम बम कहलाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई सारी जो कोशिकाएं हैं जब वो बेकार हो जाती हैं या खराब हो जाती है तो उसको नष्ट करने में ये जो लाइसोसोम है ये स्वयं को भी नष्ट कर देता है, उसको नष्ट करने में। आइए बढ़ते हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम की खोज पहले ही 1953 में की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पहले ही 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के द्वारा। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए से एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा। और राइबोसोम एक 70 एस राइबोसोम और दूसरा 80 एस राइबोसोम। दो प्रकार का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं कौन? 70 एस राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80 एस राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे पाया जाता है? राइबोसोम को पाया जाता है। लवक, हम लवक के बारे में अध्ययन करते हैं। लवक क्या है? लवक यानी प्लास्टिड, ये पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में। और लवक जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्डी लवक और दूसरा वर्डी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। अवर्डी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, वर्डी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि अवर्डी लवक क्या होता है। आवर्ती लवक जो सफेद पत्तियां होती हैं, जो सफेद हो जाती हैं सफेद रंग में, सफेद रंग जो होता है पेड़ पे पौधों का, उसमें आवर्ती लवक होता है। वर्टी लवक जो कलरफुल होते हैं, लाल हरे नीले नीले जो पौधे पाए जाते हैं उसमें वर्टी लवक होता है। और जो सिर्फ हरे कलर के होते हैं, जो सिर्फ हरे कलर के होते हैं उनको हम हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आवर्ती लवक मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अवर्टी लवक जो होते हैं क्योंकि वो सफेद रहते हैं और भूरे कलर के रहते हैं, तो जड़ों की कोशिकाओं में कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्टी लवक मुख्य रूप से पाया जाता है। साथ साथ लिखा है इसमें फूलों और बीजों को आकर्षण प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? अवर्टी लवक। पौधों के पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? लवक के कारण होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला जो होता है किसके कारण होता है? केरोटीन के निर्माण के कारण होता है। और पर्णहरित दोनों पर मुख्य महत्व क्या है? मैग्नीशियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बाद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम है। और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। देखो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है उसमें प्रमुख जो सहायता करता है वो किसके? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किचन किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? टमाटर लाल होता है किसके कारण होता है? लाइकोपीन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। और हल्दी में पीला रंग का कारण है ज़ैंथोफिन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? ज़ैंथोफिन पाया जाता है। पपीता में पीला रंग का कारण क्या है? कैल्का जैंथिन। जबकि सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। दूध साइड के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग
के कारण होता है। और गाजर में कौन सा बड़ा होता है, कैरोटीन। गाजर में जो उसका लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। आइए केंद्रक रसधानी के रूप में कारण पाए के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 में की। अब कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का जो मैनेजर है, उसका प्रबंधन का जो कार्य है वो केंद्रक के द्वारा होता है। और केंद्रक का दिमाग यानी कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमेटिन। केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। और क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए से। प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए से बना होता है। अब कोशिका की निर्जीव रचना, कोशिका की निर्जीव रचना है रस। तो बच्चों कोशिका का जो विभाजन है वो केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है। केंद्रक विभाजन की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस होता है कायिक कोशिकाओं में। किसमें होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। और कायिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यानी होता है, क्या होता है, लैंगिक यानी जनित कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में होता है। और समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, वॉल्टर फ्लेमिंग। किसने की थी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज हार्मर व मूरे ने की थी। जैव विकास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था किसने, डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। कुछ परिवर्तन का सिद्धांत दिया है ह्यूगोट डी व्रीज ने। और नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। और विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, डार्विन। ठीक है, आज के लिए भी इतने ही रखते हैं।